नमस्कार, मैं पिंकी सहगल। आप देख रहे हैं पीपल भारत। वक्त हो चला है आज की कुछ बड़ी और अहम खबरों के बुलेटिन का। बुलेटिन शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पीएम मोदी और राहुल गांधी को ईसी का नोटिस। चुनावी भाषण को लेकर 29 अप्रैल तक मांगा जवाब। मध्य प्रदेश के मुरैना में बीजेपी की विजय संकल्प रैली। राजीव गांधी का नाम लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट बना भारतीय पासपोर्ट, कई देशों में देता है वीजा मुक्त पहुंच। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। चुनाव आयोग ने गुरुवार को कांग्रेस और बीजेपी अध्यक्ष से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बयान पर जवाब मांगा है। आयोग ने मोदी और राहुल के भाषणों के खिलाफ कई शिकायतों पर नोटिस भेजा है। इन शिकायतों में आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। शिकायत में कहा गया है कि ये लीडर्स धर्म, जाति, समुदाय और भाषा के आधार पर लोगों में नफरत फैलाने और उन्हें बांटने का काम कर रहे हैं। आयोग ने दोनों पार्टियों के अध्यक्ष से इस मामले में 29 अप्रैल सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है। आयोग ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के तहत दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को जवाब देने को कहा है। आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया था। वहीं अब आयोग का कहना है कि राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों को खासतौर पर स्टार प्रचारकों के व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। बड़े पदों पर बैठे नेताओं के भाषणों पर भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल को राजस्थान के बांसवाड़ा रैली में कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों की संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चे वालों और घुसपैठियों में बांट दी जाएगी। पीएम मोदी की इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर अपनी रैलियों में भाषा और शब्दों के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने तमिलनाडु में भाषा के आधार पर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की। बीजेपी नेताओं ने दावा किया था कि राहुल गांधी अपने भाषणों में भाषा के आधार पर उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी लिखित शिकायत में बीजेपी ने राहुल गांधी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की थी। बहरहाल दोनों पार्टियों की इन शिकायतों पर अब चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए दोनों नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। चलिए अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के मुरैना में बीजेपी की विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। बीजेपी प्रत्याशी शिव मंगल तोमर को वोट देने की अपील के साथ पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमले का सिलसिला जारी रखा। इस दौरान उन्होंने राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि पहले एक नियम था कि संपत्ति बच्चों को जाने से पहले उसका कुछ हिस्सा सरकार ले लेती थी, लेकिन अपनी संपत्ति को बचाने के लिए ताकि वो सरकार के पास ना जाए, तत्कालीन पीएम राजीव गांधी ने विरासत कानून को खत्म कर दिया। क्या कुछ कहा नरेंद्र मोदी ने, आपको सुनवाते हैं। भाइयों और बहनों, इनहेरिटेंस टैक्स से जुड़े जो तथ्य अब निकलकर सामने आ रहे हैं वो देश की आंखें खोलने वाले हैं। जरा ध्यान से सुना जाए, आप भी ध्यान से सुनिए और मेरे देश के दिग्गज पत्रकार भी जरा सुन ले, मीडिया वाले भी सुन ले, और उनकी जो इकोसिस्टम है ना, जो हर दिन मोदी के बाल की खाल उतारने में लगी हुई है, वो भी जरा सुन ले कान खोल करके। देश के साथ कैसा कैसा पाप हुआ है। मैं आज देश के सामने पहली बार एक दिलचस्प तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। जब देश की एक प्रधानमंत्री बहन इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो मिल्कत थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो उनकी संतानों को मिलनी थी। लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले एक हिस्सा सरकार ले लेती थी। कांग्रेस ने पहले ऐसा कानून बनाया था। तब चर्चा थी और व्यापक रूप से चर्चा थी कि जब इंदिरा जी नहीं रही और उनके बेटे राजीव गांधी जी को ये प्रॉपर्टी मिलने की थी, लिख करके गई थी, तो अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए
अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। खुद पर आई तो कानून हटा दिया और अब वहां मामला निपट गया तो आज फिर सत्ता पाने के लालच में ये लोग वही कानून ज्यादा कड़ाई से वापस लाना चाहते हैं। भारत का पासपोर्ट दुनिया में दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट है और इसका खुलासा एक हालिया स्टडी में हुआ है। स्टडी में पाया गया है कि भारत का पासपोर्ट दूसरा सबसे सस्ता पासपोर्ट होने के साथ ही वैलिडिटी की साल भर की लागत के हिसाब से भी दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट है, जबकि इस स्टडी में यूएई का पासपोर्ट शीर्ष पर रहा है। ऑस्ट्रेलियाई फर्म कंपेयर द मार्केट AU ने अपनी स्टडी में कई देशों के पासपोर्ट की लागत को लेकर कंपैरिजन किया है। स्टडी में पासपोर्ट की वैलिडिटी की हर साल लागत की भी तुलना की गई है। इसमें यह कंपैरिजन भी शामिल है कि किसी देश के पासपोर्ट का इस्तेमाल कर कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री मिल सकती है। ऑस्ट्रेलियाई फर्म की तरफ से जारी प्रेस बयान के मुताबिक 10 साल की वैलिडिटी के लिए भारतीय पासपोर्ट की कीमत $18.07 है, जबकि UAE 5 साल के पासपोर्ट के लिए $17.70 का शुल्क लेता है। भारतीय पासपोर्ट सस्ता है, लेकिन ये सीमित देशों में ही वीजा फ्री एंट्री प्रदान करता है। भारतीय पासपोर्टधारी केवल 62 देशों में वीजा फ्री एंट्री कर सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के उलट है, जिनके पासपोर्ट महंगे हैं लेकिन वो अधिक देशों में वीजा फ्री एंट्री देते हैं। स्टडी में कहा गया है कि साल भर की लागत के हिसाब से भारतीय पासपोर्ट सबसे सस्ता है। भारतीय पासपोर्ट की 1 साल की वैलिडिटी के लिए बस $1.81 देने पड़ते हैं। इसके बाद हर साल लागत के हिसाब से सबसे सस्ता पासपोर्ट दक्षिण अफ्रीका और केन्या के रहे। जाने माने यूट्यूबर मनीष कश्यप एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। मनीष कश्यप आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वो आज दिल्ली आकर बीजेपी में शामिल हुए। बता दें, इस दौरान उनकी मां भी उनके साथ दिल्ली आई थी। वहीं अब मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल होते ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें, मनीष कश्यप के बीजेपी में शामिल कराने में दिल्ली बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की बड़ी भूमिका रही है। पार्टी में शामिल होते समय मनीष ने कहा कि वो अपनी मां के कहे मुताबिक बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि वो जब जेल में बंद थे उस समय मनोज तिवारी ही उनके सबसे बड़े सहयोगी बने थे। गौर हो, मनीष कश्यप के बीजेपी ज्वाइन करने से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल मनीष कश्यप पश्चिम चंपारण सीट से निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इससे मौजूदा बीजेपी सांसद संजय जायसवाल की मुश्किलें बढ़ गई थी। वहीं अब संजय के लिए राहत भरी खबर है। हर कोई जानता है यूट्यूबर के तौर पर अपना सफर शुरू कर मनीष किस तरह राजनीति में अपना पैर जमा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव कन्नौज सीट से चुनाव मैदान में उतरेंगे। अब ये तय हो चुका है। बता दें कि आज अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट से सपा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भी कर दिया है। अभी नामांकन करके आया हूँ। मुझे याद आ रहा है, मैं अभी नामांकन करके आ रहा हूँ। मैं अपने प्रेस के साथियों का और हमारे साथ पार्टी का कन्नौज के जिम्मेदार सभी नेता कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में यहाँ के लोगों की भावना ये थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से मुझे चुनाव लड़ाया जाए। मैं जनता का आभार प्रकट करता हूं, यहाँ के अपने कार्यकर्ता साथी जिन्होंने मुझे इस बात के लिए कहा कि आपको कन्नौज में दोबारा एक बार फिर लड़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है यहाँ की जनता का मुझे आशीर्वाद मिलेगा। खबरों के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें पीपल भारत को।